उपचुनावों की जंग में जीत किसने हासिल की है, इसका इंतजार सबको था। और कल जब नतीजे घोषित हुए तो भारतीय जनता पार्टी की दिवाली से पहले ही दिवाली मनती हुई नजर आई। दरअसल 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर रिजल्ट अनाउंस होने थे, जिनमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। तो आपको बता दें कि उपचुनावों की जंग में बीजेपी का डंका बज गया है। जनादेश सामने आया तो बीजेपी पर वोटों की बारिश हुई और धनतेरस पर बीजेपी की दिवाली हो गई। नतीजों में बाजी 3-1 से बीजेपी के नाम रही। कांग्रेस के सारे दावे धराशायी हो गए और सिर्फ 1 सीट ही हाथ लग पाई। जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है तो कांग्रेस में मायूसी है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चमत्कार से कम नहीं है। तारीख 2 नवंबर, धनतेरस पर वोट रूपी धन की वर्षा किस उम्मीदवार पर हुई, इंतजार की घड़ी खत्म। सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हुई। शाम होते होते नतीजे भी आ गए। खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल जीत गए। पृथ्वीपुर में बीजेपी के शिशुपाल, जोबट में सुलोचना रावत, तो वहीं रैगांव में कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा चुनाव जीती। चुनाव के नतीजे आने के साथ ही बीजेपी खेमे में आतिशबाजी होने लगी और दिवाली धनतेरस के दिन ही मन गई। वहीं कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा। हार कैसे हुई, इसके जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी पर धन, बल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आखिरी के 3 दिन जिस तरह से लोभ लालच हमारे लोगों को दिया गया, मुझे लगता है एक सबसे पहले तो ये इस कारण से हम लोग चुनाव में हारे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जीत जीत होती है और हार हार होती है। तो जो जीते हैं डॉक्टर शिशुपाल यादव, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। और हम लोग हारे हैं तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और सड़क पे संघर्ष करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस जीत को सरकार के कामकाज और विकास कार्यों की जीत बताया, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया। मध्य प्रदेश की ये विजय चमत्कारी है, विशेषकर पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा। ये दोनों विधानसभाएं कांग्रेस का अवैध गढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चमत्कार से कम नहीं है। ये जनता के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। ये तो अब लगाएंगे, हार जाएंगे तो। अभी कल तक तो कह रहे थे कि हम चारों जीतेंगे। अब तो शाम को उनका रटा रटाया डायलॉग यही होने वाला है। उनके प्रवक्ता जब आएंगे कि बाहुबल का उपयोग हुआ, पैसे का, धनबल का उपयोग हुआ और इसलिए हार गए। अच्छा है वो इस भ्रम में रहे। 2018 में रैगांव सीट बीजेपी ने जीती थी, जिसे इस बार कांग्रेस ने झटक लिया। तो वहीं 2018 में ही पृथ्वीपुर और जोबट पर हाथ में कब्जा जमाया था। उपचुनावों के नतीजों में इस बार पासा पलट गया और यहां कमल खिला। कांग्रेस एक बार फिर हाथ बलती रह गई और 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मुकाबला 3-1 से बीजेपी के नाम रहा। अब सवाल यह है, इस जीत के मायने क्या है? 2023 में एमपी में विधानसभा चुनाव है। क्या ये जनादेश शिवराज के काम पर जनता की मुहर है? क्या बीजेपी की जीत सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल का नतीजा है? क्या महंगाई, बेरोजगारी और अपराध का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाली कांग्रेस को जनता ने नकार दिया, या उपचुनाव से पहले एकजुटता का दम भरने वाली कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन और भीतर घात में ही उलझकर अंतर्कलह का शिकार हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी क्लीन स्वीप ना हो पाई हो, लेकिन 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज करके काफी ज्यादा सियासी तस्वीर को बीजेपी ने क्लियर कर दिया है। आपको बता दें कि 4 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है और इससे सियासी तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो गई है। बीजेपी ने जहां आदिवासियों पर अपनी पकड़ मजबूत की है, तो वहीं कांग्रेस को अपनी परंपरागत सीटों से भी हाथ धोना पड़ा है। आखिर क्या रहे उपचुनाव की जंग में जीत और हार के फैक्टर्स, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
कांग्रेस नहीं, जो आप लोगों को ही निपटा देता। पिछले 17 साल का हिसाब दे दीजिए। सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने 3-1 से जीत दर्ज करते हुए बढ़त हासिल कर ली। बढ़त इसलिए क्योंकि 2023 में फाइनल भी कांग्रेस के साथ ही होने वाला है। ऐसे में ये जीत जहां बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगी, तो वहीं 3 सीटों पर मिली हार कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आदिवासी मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिला था। उसके बाद से बीजेपी आदिवासी मतदाताओं को अपने पाले में करने में जुटी थी। अब आदिवासी बहुल्य जोबट सीट पर बीजेपी की जीत ने साफ संकेत दिए कि आदिवासियों के बीच बीजेपी का समर्थन फिर से बढ़ रहा है, जो कि कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जब मैं जोबट में आदिवासी परिवार में रुका, उनके साथ चौपाल में बैठे, सवेरे चर्चा उठते से रात को चर्चा, उन समस्याओं को समझा और समझ के हम योजना बना देते हैं तुरंत के कष्ट कहाँ हैं। वो अद्भुत है सचमुच में। बुरहानपुर के पास बहादुरपुर करके गांव था, वहां एक बैंड बजाने वाले भाई के घर रुका, जहां 1.5 कमरा था उनके पास। एक में उनका परिवार रुक गया, आधे में मैं रुका, और एक ही बाथरूम था। बाथरूम क्या था, पर्दे लटके हुए थे, वही हम बारी बारी करके हमने स्नान किया। इस जीत को बीजेपी संगठन की जीत कहना गलत नहीं होगा। चुनाव की रणनीति हो या बूथ मैनेजमेंट, बीजेपी हर बार कांग्रेस पर 21 ही नजर आई। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में मोर्चा संभाला, तो वहीं संगठन के नेताओं ने मैदान पर मोर्चेबंदी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी बूथ स्तर तक ऐसी घेराबंदी की कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। वहीं जमीनी स्तर पर ना तो कांग्रेस की रणनीति काम आई और ना ही मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं में वो जोश दिखा जो जीत के लिए जरूरी था। कहना गलत नहीं होगा, सत्ता के इसी सेमीफाइनल को सीएम शिवराज सिंह ने करो या मरो वाले मैच की तरह ही खेला। जोशीला अंदाज, विपक्ष पर लगातार हमलावर और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और जनता से सीधा संवाद। शिवराज सिंह जहां भी पहुंचे, हर बार कमलनाथ पर भारी पड़े। एक तरफ जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया, तो वहीं कमलनाथ के हर वार का माकूल जवाब दिया। कमलनाथ जी ने फिर ट्वीट किया, वो धरती पे कम रहते हैं, ट्विटर की चिड़िया की तरह उड़ते हैं और वापस चले जाते हैं और एक ही बात करते हैं, ये मामा घोषणाएं करता है, ये मामा घोषणाएं करता है, घोषणा वीर है मामा, घोषणा वीर। अरे कमलनाथ, वीर ही तो घोषणा करते हैं रे, जिसमें दवाई नहीं है वो घोषणा क्या करेगा बताओ। चुनावी रैलियों और सभाओं के आंकड़े भी साफ करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मैदान पर कितने एक्टिव रहे। जोबट में शिवराज सिंह ने 6 सभाएं की, जबकि कमलनाथ ने मात्र 2। खंडवा में शिवराज सिंह ने 16 रैलियां की, जबकि कमलनाथ ने 10 रैलियां की। वहीं पृथ्वीपुर में शिवराज सिंह ने 7 रैलियां की, जबकि कमलनाथ यहां सिर्फ एक बार ही पहुंचे। जबकि रैगांव में शिवराज सिंह ने पूरा दम लगाते हुए 28 सभाएं की। वहीं कमलनाथ ने अपना चुनावी अभियान मात्र 3 रैलियों में ही समेट दिया। चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका होता है सहानुभूति का फायदा उठाकर कैंडिडेट का चुनाव करना, लेकिन इसमें भी कांग्रेस मात खा गई और बीजेपी ने एक बार फिर राजनीति में नया ट्रेंड सेट किया। खंडवा में नंदू भैया के निधन के बाद बीजेपी सहानुभूति की लहर पर सवार नहीं हुई, बल्कि नए चेहरे पर दांव लगाया और अपने बूथ मैनेजमेंट के दम पर जीत भी हासिल की। वहीं पृथ्वीपुर सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह पर दांव लगाया, लेकिन उन्हें जनता ने सिरे से नकार दिया। यही हाल जोबट का भी रहा। यहां भी कांग्रेस कलावती भूरिया को नहीं भुना पाई। जोबट से सुलोचना रावत ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा चौंकाया, या यूं कहें सुलोचना को बीजेपी में जाने देना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। यही नहीं, पूरे उपचुनाव में दल बदल की रणनीति ही बीजेपी के नाम रही। फिर चाहे सनावत के कांग्रेस विधायक सचिन बिरला की बात हो या पृथ्वीपुर से बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी नंदराम कुशवाहा का अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होना, सीएम शिवराज सिंह चुनाव के आखिरी समय तक जनता को यही मैसेज देते रहे कि उनके सामने आखिरी विकल्प बीजेपी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देखिए, चुनाव है तो हार और जीत लगी ही रहती है। अगर जीतने वाला दल जश्न मनाएगा तो हारने वाला दल समीक्षा भी करेगा, मंथन भी करेगा और जरूरी भी है अगले चुनावों में टक्कर देने के लिए। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वो अपने आप में बेहद खास रहे हैं, क्योंकि सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में ये देखे जा रहे हैं। इस उपचुनाव का हर फैक्टर 2023 में भी हावी रहेगा। ऐसे में क्या है इस उपचुनाव के मायने और बीजेपी कांग्रेस के लिए क्यों अहम रहे ये चुनाव, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अचूक रणनीति, सटीक सिस्टम और पूरा तामझाम। चुनाव पंचायत का हो या नगर निगम का, बीजेपी की यही परंपरा रही है। प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी के आक्रामक अंदाज को भी इसी रणनीति से जोड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ तो है जो इस बार एमपी के उपचुनावों में अलग रहा। इस मायने में भी कांग्रेस पिछले साल हुए 28 सीटों के उपचुनाव में चारों खाने चित हो गई थी। उसका मोराल डाउन था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कोई चांस नहीं लिया और चारों सीटों पर जीत के लिए पूरा दम लगा दिया। उपचुनाव में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। जिस तरह से उन्होंने मैदान पर अपने तेवर दिखाए, उस मायने में जीत का सेहरा शिवराज सिंह के ही सिर बंधता है। यही नहीं, शिवराज सिंह के लिए ये उपचुनाव कई मायनों में खास रहे। उपचुनावों में जीत के चलते मिशन 2023 की राह आसान होगी। शिवराज सरकार की छवि में सुधार होगा। एक बार फिर एमपी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे और अगले चुनावों के लिए अभी से सीएम चेहरे के दावेदार बन गए। ये उपचुनाव सिर्फ शिवराज सिंह के लिए ही नहीं, कई मायनों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के लिए भी अहम था। दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद इस उपचुनाव को संगठन के नेतृत्व की क्षमता का टेस्ट माना जा रहा था, जिसमें बीजेपी की चुनावी रणनीति सफल रही। वहीं कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर टीम में फेरबदल का दांव भी सटीक बैठा, जिसका सेहरा बंधा वीडी शर्मा के सिर। वहीं इस उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी परंपरागत सीटों से भी हाथ धोना पड़ा, जो कि कमलनाथ के लिए एक बड़ा झटका है। वो न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष हैं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस की कमान भी उन्हीं के हाथों में है। ऐसे में कमलनाथ के लिए ये हार कई मायनों में अहम है। अब 2023 में वापसी की राह मुश्किल दिख रही है। कैंडिडेट सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। नेताओं की भगदड़ को भी कमलनाथ नहीं रोक पाए। पार्टी की गुटबाजी भी हावी रही। कमलनाथ ने 2018 में सरकार तो बनाई, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते जहां सरकार गिरी, तो वहीं पिछले साल हुए उपचुनावों में करारी हार मिली। अब 4 सीटों पर हुए उपचुनावों में भी उनकी रणनीति काम नहीं आई। ऐसे में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ ही कमलनाथ को भी गहन मंथन करना होगा। यहाँ बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट का जिक्र न करना बड़ी गलती होगी, क्योंकि संगठन ने जो रणनीति बनाई, सही मायनों में उसी ने बीजेपी की जीत को भी सुनिश्चित किया। मंत्रियों और नेताओं की सभाओं का गणित हो या बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का मैनेजमेंट, सत्ता के शिखर से लेकर संगठन की आखिरी कड़ी तक ऐसा सटीक प्लान तैयार किया गया, जिसके बल पर बीजेपी ने 3 सीटों पर धमाकेदार जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, चुनाव हर पार्टी जीतना चाहती है, हर दल जीतना चाहता है, लेकिन उसके लिए बेहद जरूरी है एक अच्छी रणनीति तैयार करना, क्योंकि उसी रणनीति के बलबूते पर ही हार या जीत सुनिश्चित होती है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से उपचुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम 4 सीट पर जीत दर्ज करेंगे, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उपचुनाव में बीजेपी की जीत को सत्ता और संगठन के समन्वय की जीत बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता काम करने वालों पर भरोसा करती है, न कि कमरे में बैठकर ट्वीट करने वालों पर। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ के धन बल और बाहुबल के इस्तेमाल के सवाल पर उन्होंने सवाल खड़े करने की आदत है, ये बात कही, और कहा कि जब चुनाव हार जाते हैं तो वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने खास बातचीत की है यहां संवाददाता शैलेंद्र सिंह से, देखिए। मध्य प्रदेश में हुए चारों उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी की दिवाली इस बार बम्पर दिवाली है, क्योंकि 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीट पर जीत मिली। आखिर इस जीत के पीछे
क्या कुशल रणनीति रही और क्या कुछ वजह है? हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री मौजूद है। सर, क्या वजह मानते हैं और क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? संगठन और सरकार का बेहतर समन्वय और इस समन्वय पर जनता का विश्वास। जनता दरअसल जो दुख में साथ खड़ा होता है उसके साथ खड़ी होती है। घर में बैठ के ट्वीट करने वालों को कभी पसंद नहीं की। आप देखें, कोरोना काल में कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं दिखा, बाढ़ आई तो कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं दिखा। इसके विपरीत हमारे मुख्यमंत्री, हमारा संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जब भी जनता पर आपत्ति विपत्ति आई, कोई प्राकृतिक आपदा आई, हमेशा जनता के बीच रहे, चाहे कोरोना काल हो चाहे बाढ़ का काल हो, सूखा हो, ओला हो, पाला हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी है और ये विश्वास जनता का अर्जित किया है। हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी, जो 24 घंटे आठों पैर रात और दिन देश की चिंता करते हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश की चिंता करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये जनता के विश्वास की जीत है जो उन्होंने सरकार की योजनाओं पे किया। लेकिन कमलनाथ जी तो पहले से ये कह रहे थे कि आप लोग धनबल बाहुबल का प्रयोग कर रहे हैं और जीत के बाद भी उन्होंने यही सवाल खड़े किए। 2 दिन पहले कह रहे थे कि 4 सीट हम जीतेंगे। जब हारते हैं तो वो यही कहते हैं। सवाल हमेशा वो खड़े करते हैं। जब महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं, जब वो सेना पे सवाल खड़ा करते हैं, जब वो ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, तो वो हारेंगे तो सवाल तो खड़े करेंगे ही। अच्छा है वो ऐसे सवाल खड़े करते रहे और अच्छा है जनता हम पे विश्वास करती रहे। सर, कांग्रेस की जो परंपरागत 2 सीटें थी, चाहे जोवट की बात करूं या पृथ्वीपुर की, वहां भी आप लोग बड़े मार्जिन से जीते हैं। क्या किस तरह का बदलाव आप उन सीटों पर देख रहे हैं? जनता में विश्वास नहीं करती कांग्रेस पर। उन्होंने लगातार जिता के देख लिया। वो 15 महीने का कार्यकाल कांग्रेस के ही एमएलए थे। जब देखा पृथ्वीपुर में और जोवट में विकास हुआ ही नहीं है, तो विकास की मूल अवधारणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो वो विकास के साथ हो गए। जो कांग्रेस के जोवट के प्रत्याशी थे महेश, उन्होंने आके तत्काल ये बात बोला बगैर नाम लिए कि कई बड़े नेता थे जिनका सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए बीजेपी कांग्रेस को यहाँ हार का सामना करना। ये उनका आंतरिक मामला है। कहाँ उनको बड़े नेताओं का नहीं मिला, ये कमलनाथ जी को देखना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया। अब पछताए का होते चिड़िया चुन गई खेत। सर, एक आखिरी सवाल, रैगांव सीट आपकी परंपरागत सीट से लेकर इस बार लूज कर गए, क्या चिंतन मंथन होगा इसको लेकर? निश्चित रूप से चिंतन मंथन होगा। हम हर हार की समीक्षा करते हैं, इसकी भी समीक्षा करेंगे। तो ये है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जिनका साफ